श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी। Well, ma'am, I stand here in support of the Assisted Reproductive Technology Regulation Bill 2020. And I've been very closely listening to all the other speakers. And let me confess that I was really overawed by your speech and the other speeches that have come in. And I would say, but confess rather, that I'm not a practitioner, I'm not a medico, and my degree as a doctor comes from a PhD in humanities. मैं आपसे चंद विषयों पे, जो सारे विषय आ चुके हैं तकनीकी, उन पे बात करने के बजाय मैं एक मानवीय पक्ष के रूप में आपसे अपनी बात को प्रस्तुत करूंगी। देखिए, हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, कल्याणकारी राज्य हैं। हमारा संविधान हमें बराबरी का अधिकार और बहुत सारे अधिकार प्रदान करता है। और हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी भी हैं, हम एक पुरुष प्रधान समाज में भी रहते हैं। सभी एशियाटिक कंट्रीज़ हैं, हम भी वही हैं। अब आप सोचिए कि ऐसी व्यवस्था जिसमें एक महिला जो बेटा नहीं दे पाती परिवार को, उसको कितने हीन दृष्टि से देखा जाता है, अभागा माना जाता है, कोसा जाता है। और अगर वो संतान ही ना दे पाए तो गलती महिला की ही मानकर परिवार में उसको जिस प्रकार की वेदना सहना पड़ता है, उसके हम लोग प्रत्यक्ष गवाह हैं, क्योंकि हम समाज में घूमते हैं। 21वीं सदी है, समय बदल रहा है, सत्य है, और कई कई नई तकनीकियां आ रही हैं जिससे हम बांझपन को समाप्त कर सकते हैं। और अब तो यह भी यथार्थ समक्ष आ गया है कि बांझपन या संतान ना होना केवल महिला नहीं बल्कि पुरुष की भी कहीं ना कहीं कमी हो सकती है। तो अब इन सब बातों के अंतर्गत हमारे दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने नई नई समस्याओं में जो अपने आविष्कार किए, उसमें यह भी आविष्कार था जिसको सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना गया। तब मैं भी बहुत यंग थी, मुझे लगता था अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। और जो हमारे रूढ़वादी लोग थे वो कहते थे अरे प्रकृति के खिलाफ हम जा रहे हैं, प्राकृतिक जो हमारी व्यवस्था है उसके खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे ये यथार्थ बन गया, और ऐसा यथार्थ बना कि लोगों ने, पहले पढ़े लिखे लोगों ने, फिर सामान्य लोगों ने इसको ग्रहण करना शुरू कर दिया। और आज चाहे IVF कहिए, चाहे उसे किसी और नाम से बुलाइए, आज सरोगेसी के माध्यम से हुआ, लेकिन अब ये प्रचलन व्यवस्था बन चुकी है। और जब एक व्यवस्था को लोग स्वीकार करने लगते हैं तो उसके लिए होड़ लगती है, उसके तरफ लोग भागते हैं। और जब भागते हैं तो हम आप भले चाहें ना चाहें व्यवसायीकरण होता है, और इस व्यवसायीकरण में शोषण होता है। और जब शोषण होता है तो फिर सरकारों को उन व्यवस्थाओं को लाना पड़ता है जिसमें एक पारदर्शी व्यवस्था हो, शोषण मुक्त व्यवस्था हो, लेकिन वो विघ्न ना पैदा करे एक सुविधा को लोगों तक पहुंचने में। तो इसी इशू को, इसी पक्ष को एड्रेस करने का, इसके समाधान के लिए बिल लाया गया है। मैं उन सब बातों पे नहीं जाती, सबने उन बातों को कहा है, पर आप खुद सोचिए जटिल व्यवस्था। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पहले हमारे डॉक्टर गावित ने, और फिर आपने, और फिर डॉक्टर सतवदी ने, उसके जितने भी एक मेडिकल पहलू हैं उनको आपने हमारे सामने रख दिया। और ये बात तो सत्य हो गई कि बहुत जटिल है, और इस जटिल व्यवस्था में, इस प्रक्रिया में केवल विशेषज्ञों को ही उसको हैंडल करना चाहिए, उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन आज हो क्या रहा है, जैसे झोला छाप डॉक्टर खुल गए पूरे गांव। आज आप किसी भी गली में जाइए, किसी भी मोहल्ले में जाइए, आपको IVF सेंटर मिल जाता है। और वो सेंटर चाहे एक छोटे से कमरे से चल रहा हो, चाहे एक बड़ी क्लिनिक में हो, या किसी अच्छे हॉस्पिटल में हो, लेकिन अब ये एक व्यवसाय जैसा बन गया। बिचौलिया आ गए बीच में, वो अपनी भूमिका निभाते हैं। फिर उसके बाद शोषण होता है, इतना महंगा इलाज है, 30 लाख 45 लाख कितना भी कोई मांग लेता है। लेकिन हकीकत यह भी, हमारे एक साथी ने कहा इसको व्यवसायीकरण इसका बंद मत करिए, पर मैं पूछना चाहती हूँ इस व्यवसायीकरण में लाभ किसको मिलता है? उस महिला को जो अपने शरीर को, अपनी जान को खतरे में डालती है, या उसको जो बिचौलिया है उसको लेकर आता है, या वो जो अपनी गरीबी से अपने परिवार के दबाव में आकर सरोगेट होने के लिए राजी हो जाती है। तो इन सब बातों में हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये दोनों ही व्यवस्थाएं रहें, लेकिन ये क्योंकि लिंक्ड अप हैं,
हम लोग जानते हैं असिस्टेड जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और सरोगेसी दोनों ही लिंक्ड अप हैं। इसी वजह से तो जब ICMR ने 2005 में इस पे चर्चा शुरू की कि भाई जो हमारे जो इस टेक्नोलॉजी के जो क्लिनिक्स और बैंक्स हैं, इनको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। 2008 में वो पहला ड्राफ्ट लाए, लेकिन फिर लॉ कमीशन ने कहा कि इसको स्ट्रिंजेंट होने की आवश्यकता है, और स्ट्रॉन्ग करिए, स्ट्रेंथन करिए। बिल आया 2014, फिर 19, दोनों बिल्स आए, फिर वो चले गए राज्यसभा में, इससे बात हो गई, सिलेक्ट कमिटीज़ को चले गए, स्टैंडिंग कमिटीज़ ने इस पर अपनी ओपिनियन दी, अब ये बिल आया है। तो कब तक टालेंगे इस बिल को? अब देखिए 12-14 साल हो चुके, आपने दो पक्षों से देखिए इसको। एक पक्ष है कानून, एक है उसके नियम। कानून तो बनाइए, नियम बनते रहेंगे, और नियम बनाने में सरकार को जो भी सुझाव हम और आप दें, उन सुझावों को ग्रहण करके और जो संभव है उसको लागू करने की आवश्यकता करनी है, उसको करना चाहिए। लेकिन आप खुद सोचिए, इस व्यवस्था में अब कितना एक कपल जाता है, एक वैवाहिक कपल जाता है जिसके पास संतान नहीं है। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग आज वैवाहिक कपल्स वेट कर रहे हैं कि उनको बच्चा हो, वे प्रतीक्षा में हैं। जब ये जाते हैं, उनका टेस्ट होता है, फिर उनका जो सैंपल है उसको लिया जाता है, फिर उसको स्टोर किया जाता है, फिर उसके बाद उसका इनविट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, फिर सरोगेसी होती है, या स्वयं महिला खुद ही ले लेती है। तो अब इतनी जटिल व्यवस्था में अगर आप कोई नियम नहीं बनाएंगे, तो मैं आपसे कह रही हूँ, जो मेरा अनुभव है, इसका दुरुपयोग लगातार होता चला जाएगा। किसी ने भी कहा कि भाई ये बच्चों के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सिंगल पेरेंट नहीं ले सकते? तो लड़कियों को, महिलाओं को तो अधिकार दिया जा रहा है, और जो एज का लिमिटेशन है वो आप भी जानते हैं कि जो गैमेट होती है उसकी जो क्वालिटी है वो किस एज में कैसी रहती है। पुरुष का 55 तक जाता होगा, महिलाओं का 35 तक स्ट्रांग होता है। और ये बच्चा जो है सरोगेट होना है या वो आपके IVF से होना है, तो ये इस बच्चे की क्वालिटी कैसी हो, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम साइंटिफिकली उसको जो है वो प्रोसेस करें। ये बहुत आवश्यक हो जाता है, और इसीलिए हर कदम पर, हर पल पर सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। और जहाँ तक अन्य विषय हैं, जैसा कि हमीना ने कहा, आपने भी कहा कि भाई ये टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत कम लोगों को आती है, तो ये हमें चिंता क्यों है कि क्लिनिक्स कम हो जाएंगी? हमें चिंता क्यों है कि बैंक्स कम हो जाएंगे? हमें चिंता ही नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि ये सरलता से एक्सपर्ट्स के हाथ में हो, लेकिन इतना खर्चीला भी ना हो। गवर्नमेंट को मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि उन्हें ये चाहिए कि देखें कि कैसे इस पूरे हम सिस्टम को, इस व्यवस्था को आम आदमी तक पहुंचा सकते हैं, गरीब तक पहुंचा सकते हैं, जो इसके खर्च को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहाँ तक सज़ा की बात है, हम सब जानते हैं कि अगर कोई स्ट्रिंजेंट मेजर नहीं होता है तो कोई सुनता भी नहीं है। आप देखिए, राइट्स होते हैं और अव्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन जब उसमें स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है तभी वो सक्सेसफुल होता है, उसको हम लोग रोक पाते हैं। तो स्ट्रिंजेंट मेजर्स नेसेसरी हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम इसको स्ट्रीमलाइन करने की स्थिति में आ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो भी बच्चा पैदा होता है उस बच्चे को अडॉप्ट करना जिम्मेदारी हो जाती है जो पेरेंट्स हैं, तो इसलिए जो कमिशनिंग पेरेंट्स हैं उनको उसको लेना ही लेना है। अब वो बच्चा किन हालातों में कहाँ पर सरोगेट है, जो हम सरोगेसी की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत कठिन हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन स्टेट लेवल उसको सपोर्ट करे, होता है। और जो बात आ रही है कि बोर्ड्स क्या करेंगे, तो बोर्ड्स का तो बिल्कुल क्लियर मैंडेट है कि भाई वो उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे, सलाह देंगे, और किस तरह से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखेंगे। अब बोर्ड पे कौन लोग होने चाहिए, इस पर सलाह बहुत लोगों ने दी है। मैं भी कहूँगी कि जो लोग इस विषय को समझते हैं उनका बोर्ड में होना बहुत आवश्यक है, उनको होना चाहिए, क्योंकि वही समझ पाएंगे कि कैसे क्या करना है।
पर अगर आप इन टोटलिटी देखिए तो ये पूरा जो बिल आया है ये एक बहुत ही पारदर्शिता को लाते हुए, शोषणवादी व्यवस्था को समाप्त करते हुए, एक कुशल और बहुत ही स्पेशलाइज्ड एक माध्यम से इस लोगों को संतान देने के लिए है। और इसलिए मैं इस बिल के पक्ष में खड़ी हूँ और मैं चाहती हूँ कि बिल आप पास करें और जो हम लोगों ने सुझाव सरकारों को हमने दिए हैं उन सुझावों को वो नियमों के अंदर लाकर उसका प्रावधान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।